नमस्कार। आज हम मुंबई से आई एक काफी परेशान करने वाली कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं। ये शहर जो कहते हैं कभी सोता नहीं, पर कभी कभी लगता है कि मतलब अपने सबसे गहरे डरों से भी पूरी तरह जागा नहीं है। हाँ, ये बात तो है। मुंबई सपनों की नगरी, लेकिन यहाँ कुछ अनकहे अनदेखे डर भी पनपते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक स्कूल टीचर और उसके छात्र के बीच बने एक ऐसे रिश्ते पर है जो बहुत जटिल और चिंताजनक मोड़ ले लेता है। बिल्कुल। ये कहानी विश्वास, अधिकार के गलत इस्तेमाल और जाके बोले कथित विश्वासघात, उसके इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, और ये उस भरोसे के टूटने की बात करती है जो समाज में मतलब बहुत पवित्र माना जाता है, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे वो भरोसे की दीवारें भी चरमरा सकती हैं। तो कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो ये है कि एक बहुत पॉपुलर सम्मानित टीचर, जिसे सब पसंद करते थे, पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी। हाँ बिल्कुल, उसी टीचर पर अपने ही एक नाबालिग छात्र का यौन शोषण करने का मतलब गंभीर आरोप लगता है। और यहीं पर वो कंट्रास्ट, वो विरोधाभास साफ दिखता है। एक तरफ वो बाहरी छवि है, सबकी पसंदीदा समझदार टीचर, और दूसरी तरफ अंदर की कथित सच्चाई जो बिल्कुल अलग है। हाँ, और यही इस मामले को इतना पेचीदा बना देता है। जो बाहर से शायद एक अच्छी मेंटोरशिप जैसा दिख रहा था, वो आरोपों के मुताबिक असल में ग्रूमिंग की एक प्रक्रिया थी। ग्रूमिंग यानी एक नाबालिग को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना। बिल्कुल, एक सोची समझी प्रक्रिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई ऐसा हुआ? और हमारा आज का सवाल भी यही है, जो इन स्रोतों से उभरता है कि कैसे एक भरोसेमंद गुरु, एक गाइड, कथित तौर पर एक शोषक बन गया। तो आज इस विश्लेषण में हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में जाकर इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो किरदारों से शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है मिस तार। हाँ, उम्र करीब 40 साल बताई गई है। शादीशुदा 2 बच्चों की माँ। ओके। अपनी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थी और काफी बहुत पॉपुलर थी छात्रों और पेरेंट्स दोनों में। हाँ, उन्हें सजग, समझदार, हेल्पफुल माना जाता था। ये उनकी पब्लिक इमेज थी, जो अब इन आरोपों के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। और दूसरा अहम किरदार है आरफ, 16 साल का छात्र। हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी 2023 के आखिर में। स्कूल ड्रामा रिहर्सल के दौरान, है ना? हाँ, स्कूल में कोई नाटक होना था, उसकी रिहर्सल चल रही थी, वहीं से बातचीत शुरू हुई। और जैसा कि अक्सर होता है, रिहर्सल से बात आगे बढ़ी। हाँ, ये सिर्फ रिहर्सल तक नहीं रुका, बात पर्सनल गाइडेंस तक पहुंच गई। पर्सनल गाइडेंस। और मिस आर ने आरव से कथित तौर पर कुछ ऐसा कहा जो किसी भी टीनेजर पे असर कर सकता है। आरव, तुम बाकियों जैसे नहीं हो, तुम स्पेशल हो। ये शब्द, ये एक तरह की चाबी बन गई शायद। हाँ, जिसने एक अलग ही दरवाजा खोल दिया। और यहीं से वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम ग्रूमिंग कहते हैं। अच्छा। और इन स्रोतों में इसके कई कथित लक्षण दिखते भी हैं। ग्रूमिंग कोई अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे होता है। हाँ, ये एक धीमी, सोची समझी रणनीति है। शिकारी पहले भरोसा जीतता है, फिर इमोशनली डिपेंडेंट बनाता है, और फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज को धुंधला करता है। तो मिस आर के केस में ये पैटर्न कैसे दिखता है? मतलब स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, पहला कदम होता है अलगाव, आइसोलेशन। हाँ, आरफ को ये महसूस कराया गया कि वो खास है, और इस वजह से शायद उसे उसके दोस्तों से, उसके सोशल सर्कल से धीरे धीरे दूर किया गया। अच्छा, मतलब उसे ये यकीन दिलाना कि सिर्फ मिस आर ही उसे समझती हैं। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स में भी जिक्र है कि इसी दौरान आरफ का दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया था। उसका भरोसा सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिक गया, मिस आर पर। हाँ, दूसरा कदम था निर्भरता, डिपेंडेंसी बनाना। वो कथित तौर पर उसकी एकमात्र कॉन्फिडेंट बन गई, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकता था। हाँ, अपनी हर फीलिंग, हर डर, एक तरह से उसकी इमोशनल दुनिया पर उनका कंट्रोल बढ़ता गया। एक और बात जो इन स्रोतों में आई है वो है किसी तीसरे व्यक्ति का इस्तेमाल। हाँ, ये ग्रूमिंग का एक क्लासिक टैक्टिक हो सकता है। स्रोत में एक दोस्त का जिक्र है जिसे मिस आर जानती थी। इस दोस्त ने कथित तौर पर आरव और मिस आर के रिश्ते को वैलिडेट किया, सही ठहराया। ये कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मतलब मेंट टू बी वाली बात। हाँ बिल्कुल। इस तरह की बातें विक्टिम के मन में उठ रहे किसी भी डाउट या गिल्ट को दबा देती हैं। उसे लगता है कि जो हो रहा है शायद सही है, क्योंकि कोई और भी तो कह रहा है। सही। और शायद सबसे खतरनाक कदम था नॉर्मलाइजेशन, अस्वीकार्य को सामान्य बनाना। हाँ, उसे धीरे धीरे यकीन दिलाया गया कि उनके बीच जो भी हो रहा है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, वो नॉर्मल है, नेचुरल है। ये तो बहुत
खतरनाक है। बिल्कुल। ग्रूमिंग करने वाला व्यक्ति विक्टिम के रियलिटी की समझ को ये बदल देता है, सोचने समझने की ताकत कम कर देता है, सवाल उठाने की हिम्मत खत्म हो जाती है। और ये सब सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि मुलाकातें स्कूल के बाहर भी होने लगी। कैफे में, होटलों में। हाँ, मिस आर ने कथित तौर पर आरव को बाहर मिलने के लिए बुलाना शुरू किया। और यहीं पर चीजें और गंभीर हुई। हाँ, क्योंकि स्रोतों के अनुसार इस रिश्ते में कथित तौर पर शराब और ड्रग्स की एंट्री भी हुई। ड्रग्स मतलब क्या? एंटी एंजाइटी पिल्स का जिक्र है। आरव को कथित तौर पर ये पिल्स दी गईं। और साथ में ये कहा गया कि आराम कर लो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाप रे, सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, सोचने की प्रक्रिया को रोकना, उसे पैसिव बनाना। ये सब सुनकर ही मतलब अजीब लगता है। कानूनी तौर पर इसे कैसे देखा जाएगा, अगर मान लें कि आरव ने सहमति दी हो तब भी? देखिए, यहाँ कानून बहुत साफ है। जब एक पार्टी नाबालिग हो, यानी 18 साल से कम, और दूसरी पार्टी अधिकार या भरोसे की पोजीशन में हो, जैसे कि टीचर। हाँ, जैसे टीचर, डॉक्टर या कोई रिश्तेदार, तो नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी मतलब नहीं रह जाता। कोई मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं। भारतीय कानून, खासकर पॉक्सो एक्ट, हाँ, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बिल्कुल, वो इसी सिद्धांत पर बना है। तो पॉक्सो एक्ट क्या कहता है इस बारे में? पॉक्सो एक्ट खास तौर पर बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, हैरासमेंट, पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए है। और इसकी धाराएं साफ कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो बच्चे पर अथॉरिटी रखता है या ट्रस्ट की पोजीशन में है, जैसे टीचर, हाँ, और वो बच्चे के साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होता है, तो ये गंभीर अपराध है। बच्चे की कथित हाँ या सहमति कानून की नजर में मायने नहीं रखती। क्यों? ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि कानून ये मानता है कि बच्चा ऐसी स्थिति में, खासकर जब पावर डायनामिक इतना अलग हो, स्वतंत्र रूप से सहमति देने में सक्षम नहीं होता। इसलिए कानून इसे शोषण ही मानता है, सहमति से बना रिश्ता नहीं। समझ गया। इस दौरान आरव के बर्ताव पे क्या असर पड़ रहा था घर पर? स्रोत बताते हैं कि आरव के बिहेवियर में काफी बदलाव आ गए थे। जैसे? वो घर पर ज्यादातर चुप रहने लगा था, अपने कमरे में बंद रहता था, दोस्तों से तो लगभग कट ही चुका था। क्या पेरेंट्स को कुछ अंदाजा हुआ? उन्होंने बदलाव देखे तो जरूर, लेकिन शायद असली वजह नहीं समझ पाए, या शायद जैसा अक्सर होता है, उन्हें लगा कि ये टीनेज का कोई फेज होगा, गुजर जाएगा। एक उम्मीद के सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो अनकही उम्मीद। तो ये चुप्पी टूटी कैसे? मामला सामने कैसे आया? ये एक बड़ी अजीब सी घटना से टूटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन मिस आर ने अपने घर के किसी हेल्पर को कुछ सामान देने या लेने के बहाने आरव के घर भेजा। अच्छा। और वहाँ उस हेल्पर और आरव के परिवार के बीच कुछ ऐसी बात हुई या कुछ ऐसा देखा गया जिससे शक गहरा गया और परतें खुलनी शुरू हुई। हो। इसी घटना के बाद परिवार ने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास जाने का फैसला किया। ये बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा उनके लिए। हाँ, बहुत मुश्किल। समाज का डर, बदनामी का खौफ और ये सच्चाई फेस करना कि जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया कथित तौर पर। हाँ। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। मिस आर के खिलाफ FIR दर्ज हुई। किन धाराओं में? कई गंभीर धाराएं लगाई गई। पॉक्सो एक्ट की धाराएं तो थी ही, हाँ। साथ में IPC की धारा 376 जो रेप से संबंधित है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं भी। 376 भी मतलब रेप का चार्ज? हाँ, रेप का चार्ज भी लगाया गया। इसका असर क्या हुआ? फौरन मिस आर को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट हो गई। हाँ, और ये खबर मीडिया में आग की तरफ फैली। हेडलाइंस बन गई होंगी, टीचर ने किया स्टूडेंट से यौन शोषण। बिल्कुल। स्कूल कम्युनिटी, दूसरे टीचर्स, छात्र, पेरेंट्स सब हैरान थे, शॉक में थे। यकीन करना मुश्किल होता है ऐसी बातों पर। हाँ, जिस टीचर को वो आइडियल मानते थे, उस पर इतने संगीन आरोप। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, मामला कोर्ट पहुंचा। हाँ, और अदालत में एक नया मोड़ आया। डिफेंस यानी मिस आर के वकीलों ने एक बिल्कुल अलग ही कहानी पेश करने की कोशिश की। उनका क्या कहना था? उनकी मेन दलील ये थी कि ये शोषण नहीं, बल्कि एक सहमति से बना रिश्ता था, एक प्रेम संबंध। प्रेम संबंध मतलब वो इसे कंसेंशुअल रिलेशनशिप बता रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और इसके सपोर्ट में उन्होंने क्या सबूत दिए? स्रोत क्या बताते हैं? बचाव पक्ष ने कथित तौर पर कुछ ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, कुछ तस्वीरें कोर्ट में पेश की। अच्छा। जिन्हें वो मिस आर और आरव के बीच रिश्ते के सबूत के तौर पर दिखा रहे थे।
उनका कहना था कि इन सब से पता चलता है कि दोनों के बीच फीलिंग्स थीं, सब आपसी सहमति से हो रहा था। लेकिन एक सबूत और था जो ज्यादा चौंकाने वाला था। हाँ, वो था आरव के शरीर पर बना एक टैटू। टैटू? हाँ, जिसमें कथित तौर पर मिस आर का नाम लिखा था। टीचर का नाम छात्र के शरीर पर। हाँ, डिफेंस ने इस टैटू को जोर शोर से पेश किया। उनकी दलील थी कि कोई जबरदस्ती या शोषण के रिश्ते में अपने शोषक का नाम क्यों गुदवाएगा। उन्होंने इसे गहरे इमोशनल जुड़ाव और रिश्ते की मर्जी का सबूत बताया। ये तो वाकई एक जटिल सबूत है। मतलब एक तरफ सवाल उठता है कि क्या कोई बच्चा ऐसे दबाव में हो सकता है कि वो ऐसा करे? बिल्कुल। प्रोसिक्यूशन का तर्क यही हो सकता है कि ये टैटू भी ग्रूमिंग और साइकोलॉजिकल प्रेशर का नतीजा था, फ्री विल का नहीं। लेकिन डिफेंस ने इसे सहमति के सबूत की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने इसे अपने फेवर में इस्तेमाल किया और इन्हीं दलीलों के आधार पर कि पहली नजर में जबरदस्ती के सबूत नहीं है, कम्युनिकेशन आपसी सहमति दिखाता है, टैटू रिश्ते का प्रमाण है, कोर्ट ने मिस आर को जमानत दे दी। जमानत मिल गई? हाँ, जमानत मिल गई। लेकिन जैसा आपने पहले भी कहा, जमानत का मतलब बरी होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। जमानत सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आरोपी को मुकदमे के दौरान जेल से बाहर रहने की इजाजत मिलती है, कुछ शर्तों पर। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मान लिया है। नहीं, कतई नहीं। मुकदमा भी जारी है, सारे सबूतों की जांच होगी, गवाहियां होंगी, फिर फैसला आएगा। जमानत से केस की गंभीरता कम नहीं होती। तो अभी क्या स्थिति है, करंट सिचुएशन? अभी मिस आर जमानत पर बाहर है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और आरव? आरव, स्रोत एक बहुत ही दर्दनाक बात कहते हैं। आरव अब बोलता नहीं। बोलता नहीं मतलब चुप हो गया है? हाँ, उसकी ये चुप्पी ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। शायद उस गहरे ट्रॉमा का संकेत है जिससे वो गुजरा है, या शायद वो उलझन, वो दबाव। यहाँ रुककर सोचना पड़ता है, ये केस सिर्फ 2 लोगों का नहीं है, इसके सामाजिक असर क्या हैं? असर बहुत गहरे हैं और परेशान करने वाले। जब एक टीचर जिसे हम ज्ञान और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, उसी पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है ना? हाँ, शिक्षा व्यवस्था पर, समाज के भरोसे पर। पेरेंट्स अपने बच्चों को किसके भरोसे स्कूल भेजें, बच्चे किस पर यकीन करें? और न्याय, ऐसे मामलों में न्याय कैसा दिखता है? क्या कानूनी न्याय उन घावों को भर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कानूनी न्याय पीड़ित के इमोशनल, साइकोलॉजिकल जख्मों को भर सकता है? शायद नहीं। स्रोत सामग्री के आखिर में एक लाइन है जो मुझे लगता है इस पूरे मामले को समेटती है। डर हमेशा अंधेरे कोनों में ही नहीं छिपा होता, कई बार वो रोशनी के ठीक बीचों बीच खड़ा होता है। ये बहुत सटीक लाइन है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि खतरा या शोषण कई बार बहुत नॉर्मल, जाने पहचाने चेहरों के पीछे छिपा हो सकता है, उन जगहों पर जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि बाहरी दिखावा कितना धोखा दे सकता है। तो आज इस विश्लेषण में हमने मुंबई की इस कहानी की परतों को खोलने की कोशिश की। देखा कि कैसे एक सम्मानित टीचर पर आरोप लगे, कैसे भरोसे का कथित तौर पर खून हुआ। हमने ग्रूमिंग की प्रक्रिया, उसके असर और कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश की। और देखा कि कैसे मामला अदालत तक पहुंचा और सबूतों की कशमकश के बीच फिलहाल एक अनिश्चित मोड़ पर है। अंत में ये स्रोत हमें कुछ बुनियादी सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर अथॉरिटी के पोजीशन में बैठे लोगों के पावर के संभावित गलत इस्तेमाल को कैसे पहचानें, खासकर तब जब बाहरी दिखावा इतना नॉर्मल और भरोसेमंद लगे। और शायद ये भी कि नाबालिगों और बड़ों के बीच सहमति बनाम मनोवैज्ञानिक हेरफेर की वो महीन रेखा। हाँ, उस खतरनाक रेखा को समझना और उसे एड्रेस करना कितना मुश्किल हो सकता है। ये वो सवाल हैं जिन पर हमें लगातार सोचते रहना होगा। बिल्कुल, सोचने वाले सवाल।